सबसे पहले मैं आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी और चकसवारी प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शार्ट नोटिस पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तशरीफ़ लाए। जिस जगह मैंने आपको मदऊ किया न्यू टाउन चकसवारी के मेन गेट पर, क्योंकि सारी गुफ्तगू इस मेन गेट के आगे पीछे जो मौजूदा वज़ीर हुकूमत कासिम मजीद साहब ने वारदात डाली है उस हवाले से मुख्तसर ये है कि न्यू टाउन चकसवारी और इसके साथ मुंसलिक 3 टाउन और न्यू सिटी मीरपुर जब तश्कील दिए गए तो इसका नाम MDHA रखा गया, मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी, कि यहाँ पर घर बनेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और आप लोगों को प्लाट कमर्शियल और मुख्तलिफ महकमा जात को देंगे। ये टोटल मुतासरीन की हाउसिंग सोसाइटी है। एक बात है होगी, कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी जो गवर्नमेंट बना लेती है तो मास्टर प्लान तैयार करती है, फिर आप मास्टर प्लान में तब्दीली नहीं ला सकते। हाँ, एक असूल मौजूद है कि मास्टर प्लान में जो रिलेटेड मुतासरीन मंगला डैम के इशू हैं उस पर आप पार्लिमान से, काबीना से और बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजाज़त लेते हैं और फिर उसमें तब्दीली लाते हैं। MDHA में आप भी कोई भी तब्दीली उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक आप बोर्ड ऑफ गवर्नर और पार्लिमान से इसकी अप्रूवल ना लें। तो मुख्तसर ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है और इस जगह पे करने का मकसद ये है कि ये मेरे पास नक्शा है इसका और ये सामने आपके मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये गेट बना हुआ है। इस गेट से कहीं भी आपकी मेन रोड के साथ एक्सेस सर्विस रोड की नहीं है। इसका मकसद ये हुआ कि मास्टर प्लान में सर्विस रोड नहीं है और इसकी सबसे बड़ी इसलिए यहाँ पे आपको बुलाया कि वज़ीर मौसूफ साहब ने इसकी ब्यूटेशन करने के लिए जब ये गेट बनाया तो ये आपके लेफ़्ट और राइट दुकानें बनी हुई हैं, मगर सर्विस रोड के लिए जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि सर्विस रोड के लिए जगह थी नहीं, सर्विस रोड ये थी नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर टाइलें लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करके इस गेट को और इस टाउन को खूबसूरत किया। यानी मेरा केस इस्टेब्लिश हो गया कि ये सर्विस रोड यहाँ से नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि ये 2 रोया सड़क है और इस 2 रोया सड़क के उस तरफ भी और इस तरफ भी पिलर लगाकर MDHA ने जो लोगों का रकबा है उसको अलग किया और MDHA का रकबा अलग किया, ताकि कल आपस में लड़ाई ना हो कि वो कोई भी दुकान कमर्शियल जगह बनाए तो वो MDHA की उन्होंने पिलर लगा दिए, कहीं पे वॉल लगा दी पूरे टाउन साहब में। और ये अच्छा खूबसूरत काम था और ये वज़ीर मौसूफ के अब्बू जान ने ही किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। चाहे दे के उनके वालिद मोहतरम 2013 में वज़ीर आज़म थे तो लोगों को जिंदा दरगोर किया गया और 20 अरब की प्रॉपर्टी डुबो दी गई और बगैर नोटिस के लोगों को घरों से निकाल दिया गया। उस बहस में मैं नहीं जाता, एक सिर्फ बात ज़रूरी करना चाहता हूँ और है भी मुख्तसर, अगली बात में मैं जाता हूँ कि वज़ीर मौसूफ 2.5 साल वज़ीर है, 9 हमारी बिल्डिंग्स हैं। वापडा जहाँ पर छोड़ के गया था उसमें एक ईंट भी नहीं उन्होंने लगाई कि मुतासरीन के जो ये इशू थे जो मेरे वालिद मोहतरम की वजह से क्रिएट होते उनको दुरुस्त किया जाए। मगर ये गेट उन्होंने बना लिया, इसका तल्लक उन 9 बिल्डिंग के साथ नहीं था, वो बननी चाहिए थी। मुख्तसर आते हैं। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि इसकी राइट और लेफ्ट सर्विस रोड नहीं है। वज़ीर मौसूफ साहब ने इस पे सर्विस रोड शुरू कर दी। मैं कभी भी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फिर इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ कि लोगों को फ़ायदा ना पहुँचे। यहीं से ये ऊपर वाली आबादी है, एक रास्ता निकाला गया है हमने कोई उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनको रास्ता क्यों दिया गया है।
मगर ये दो रोया सड़क के राइट और लेफ्ट जो असल आपको बात बताना चाहती हूँ, ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट अगर आप ज़्यादा दोस्त जानते हैं, मैं भी एक प्रोग्राम में मौजूद था और कासिम मजीद साहब लगातार 2 सालों में इसी रोड पे स्वाब फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ पे शजरकारी करते रहे कि ताकि यहाँ से एंट्री हो तो खूबसूरत लगे कि यहाँ पे पौधे लगे हुए, और ये खुद भी उन्होंने लगवाए थे। इसका मकसद है वो इसकी अफादियत को जानते हैं, पर अफादियत को जानते हुए उन्होंने वारदात डाली कि यहाँ से और उस तरफ से ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके उन्होंने सर्विस रोड बनाना शुरू किया। 17/3/2026 को मैंने डीजी जो MDHA है उनके पास गया और दरख्वास्त दी कि चक सवारी में वहाँ पे ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया जा रहा है और वो ग्रीन बेल्ट और दूसरा अमेंडमेंट की जा रही है टाउन के अंदर, जो पॉसिबल नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। इसलिए बराए मेहरबानी इसको रोका जाए, इसका इत्माम किया जाए। मुझे डीजी साहब ने, जो इस वक्त कमिश्नर भी हैं कायम मकाम, उन्होंने कहा ये तो कर ही नहीं सकते आप। और फिर आपको ये बात बता दूं कि रूल 1980 फैसला 1980 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर चीफ जस्टिस ने दिया कि आप कोई भी टाउन बनाएंगे और उसमें अगर ग्रीन बेल्ट रखेंगे तो कोई भी पार्लियामेंट पूरी काबीना कोई भी उसमें अमेंडमेंट करना चाहे और ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करना चाहे वो हमें कबूल नहीं है। उसकी मिसाल ये दे देता हूँ, अभी आप मीरपुर में जाएं, पिछले साल 2 साल में देखें कि लोगों के पक्के मकान, लोगों की दुकानें, शॉपिंग सेंटर सारे ख़त्म करवाए गए, ग्रीन बेल्ट को वागजार करवाया है। यानी मैं 2 चीज़ें इस्टेब्लिश कर गया कि ये जो ग्रीन बेल्ट है ये सर्विस रोड नहीं थी, अगर होती तो ये वज़ीर मसूफ ये रास्ते बंद ना करवाते पहले, और वहाँ से एंट्री देते, उधर बाहर निकल जाते और वहाँ से एंट्री देते और सर्विस रोड बन जाती। और ये सामने दुकानें बनी हुई, इन्हें जब बनाई गई हैं इन्हें कहा है कि सर्विस रोड नहीं है, आप अपनी जगह हटाएँ। तो आज कौन सी मजबूरी बनी कि वो इस सर्विस रोड बना रहे हैं? यानी हमारा मकामी आबादी के साथ उन्होंने रास्ता दिया, हमने कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट किया कि लोगों की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो करना है। मगर अब जब उन्होंने इस टाउन की शेप को तब्दील किया और ग्रीन बेल्ट ख़त्म किया, तो उस पे मैंने आज आपको बुलाया। इसके लिए हम हर वो रास्ता, हर वो दरवाज़ा जो पुरअमन तरीके से कानूनी है और आइनी है, उसको अपना के इस पे अपना रोल अदा करें। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो मैं इस पे हाज़िर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ज़रिए ऐलान करता हूँ कि मैं इसको दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दूँगा कि ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया गया है। ये सिर्फ एक क्लिप है, इसको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपने लाजमी बनाना है। आपके तवज्जो से इज़्ज़त माप जनाब राजा सईद अकरम ख़ान साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है ग्रीन बेल्ट के हवाले से, जो लोगों की मफाद आमा की जगह थी, जिस जगह भी उसको वागजार करवाने के लिए उनसे मैं खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि इस चकसवारी न्यू टाउन के गेट से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके जो सर्विस रोड बनाई जा रही है, इस पे वो 100 मोटो एक्शन लें और पूरे अदारे को और मिनिस्टर साहब को वहाँ पर तलब करें कि आपने किस कानून और किस आइन के तहत ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया है और उसकी जगह सर्विस रोड बनानी आपने शुरू की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सर्विस रोड के पैसे भी हमारे ही हैं, मुतासरीन के। अगर मुतासरीन के नहीं है तो गवर्नमेंट ने दिए, यानी वो भी लोगों के चुने हुए। और ग्रीन बेल्ट ख़त्म करके उन्होंने अपनी एक वारदात में उसको कहते हैं, उसके पीछे बहुत स्टोरी है, मैं नहीं उस पर जाना चाहता कोई भी, मगर ये मिनिस्टर साहब की जो अपनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक डाली है वारदात। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, एक बात याद रखना, ये मेरे पास पूरा इसका नक्शा है और इसमें 2-3 जगहों पे उन्होंने और भी वारदातें की हैं जिसका मुझे इल्म है, मगर इस वक्त मैं आपके सामने वो नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे सामने प्रायोरिटी नंबर 1 सर्विस रोड थी कि इस सर्विस रोड को कैसे वो रेक्टिफाई करते हैं। इसके बाद
یا خود کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ درست ہے. تھینک یو ویری مچ. جناب ایک سوال کو ہم نکال رہا وہ سارا کا کام جاری ہے اگر لوگ بھائی ہوتا ہے تو سپریم کورٹ جے کے کیس کرتے ہو یا بعد کرتے ہو پہلے کرتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ماس وائز کے کہ انہوں نے یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے بلا کے برابر کیا ہے, بیس بنائی ہے. تو بیس جو ہی انہوں نے بنائی ہے اور میں نے جا کے اپلیکیشن کر دی, اس کا مقصد ہے میں نے تو کام بر وقت کر دیا. آگے اس ادارے نے کام بر وقت نہیں کیا. جو کل جا کے میں نے کمشنر صاحب کو یہ دکھائی, میں نے کہا یہ آپ کا نوٹ ہے, یہ آپ کے سگنیچر ہیں, یہ آپ کا نمبر ہے اور آپ کی اتھینٹیکیشن یہ ہے کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. میں نے ان کو فوٹو دکھائی, انہوں نے وہ کام بند کروا دیا. اچھا عارف صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یہ جو سپریم کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس فائل کریں گے, یہ جماعت کی طرف سے کریں گے, ذاتی اسکیم سے کریں گے, اور دوسرا ساتھ ہی آپ آئیں تو اس حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ذہنی کمباجات کے حوالے سے پچھلے دن ایک ہوا تھا آپ کٹیں وغیرہ بھی دے رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو اپنا سٹیٹس ہے, جس کے لیے میں نے اپنی زندگی دی, نوکری چھوڑی, مار کھائی, جیلیں کاٹی, وہ ہے منگلا ڈیم متاثرین کے حقوق. اس لیے میں پہلا نمبر پہ اینٹی منگلا ڈیم توسیع ایکشن کمیٹی کے ایک متاثرہ شخص کی طرف سے ان تمام متاثرین کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے لڑا. اور دوسرا میرا سٹیٹس ہے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات PTI آزاد کشمیر. جب میں پریس کانفرنس میں آیا ہوں تو میں ان کے بتا کے آیا ہوں کہ میرا سٹیٹس ایک وہ ہے اور ایک آپ کا ہے. کل یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی کہ یہ انڈیویجول ان کا ایکٹ ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ پارٹی کا بھی ایکٹ ہے. تیسری بات آپ نے کی ذیلی کمباجات کی, استحقاق چٹیں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ استحقاق چٹیں 4.5 سال منسٹر صاحب کو بنے ہوئے ہیں, 2.5 سال اسی محکمے کے وہ منسٹر رہے ہیں, تو ذیلی کمباجات کا ایک سٹیپ بتا دیں جو انہوں نے آگے بڑھایا ہو اور منسٹری سے چلے گئے ہوں. اور اب جب الیکشن آنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں استحقاق چٹے دیں گے. میں یہ کہتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے وال پہ اور ریجیکٹ کیا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی عمر تھی 13 سال, 2013, اب ہوگی ہے 26 سال یا 25 سال. اب میرا اس وقت جو ماحول ہے آزاد کشمیر کے اندر, جہاں بھی پاکستان میں, کہ میں استعمال کر کے اپنا تعلق ادارے کے اندر ملازمین کے ساتھ یا منسٹر کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام بھی ڈلوا دیتا ہوں. صرف اس میں وہ کہے گا میں نام ڈال دوں گا, مجھے ووٹ دے دو. یہ الگ ٹاپک ہے کہ اس کی لسٹیں میرے پاس موجود ہیں, 60,000 لوگوں کی چٹیں موجود ہیں. تو استحقاق کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ٹوٹل واردات ہے. جس طرح وزیر موصوف کے والد محترم نے مہاجرین جموں کشمیر جو اجڑ کے یہاں پہ آئے تھے, سیٹ پر لائے تھے, اور یہاں کے غریب لوگوں سے شناختی کارڈ کی کاپیاں لی تھی کہ بغور کے مقام پر میں آپ کو پیپلز کالونی بنا کے دوں. ووٹیں لے کے تو پیپلز کالونی تو نہیں بنی. اس لیے میں نے صرف قاسم جی صاحب کو نہیں, یاسر سلطان کو بھی, اظہر صادق کو بھی متنبع کیا ہے کہ یہ استحقاق چٹوں کے بکھیڑے میں پڑھ کے لوگوں کو ان کے سینٹیمنٹ کے ساتھ مت کھیلیں. آپ کا یہ کیس چودھری یوسف کے زمانے میں بندہ مسافر نے بنا کے فزیبل ہونا دے کے آیا ہے ایکنک میں. 12 ارب روپے تب اس کے خرچہ تھا. 27,000 رقبہ آپ کا ایکوائر ہے, اس کو آپ اناؤنس کر دیں گے فلاں جگہ ایکوائر ہو گئی ہے, اس جگہ پہ بنے گا. پھر ڈیولپمنٹ شروع ہوگی اور وہ آپ کو دے گی وابڈا 12 ارب. وہ اب 12 کا 36 بن گیا. اس پہ تو آپ نے کام نہیں کیا اور آپ استحقاق چاہتے کہ میرے ووٹ پکے ہو جائیں. یار ہر جگہ واردات ڈالنی ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ان کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جنازہ پڑھ کے بھی آئیں, کہتے واردات ٹھیک پہ ہی ہے. اچھا عارف صاحب, ایک اور سوال ہے کہ آپ جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ابھی یہ THQ نے سوال اناؤنس کیا تھا, ابھی اسلام گڑھ کا نیا ایک نوٹیفکیشن آیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کیا مطلب جماعت کر جائے گا؟ دیکھیں نا, ہماری پازیٹیویٹی دیکھیں کہ ہم پازیٹیو کتنا کھیلتے ہیں. کہ یہ جب THQ جس کو سارا کریڈٹ گوز ٹو اللہ کے بعد تنویر الیاس اور ظفر انور کو جاتا ہے کہ انہوں نے تحصیل بنائی اور اس کے ساتھ THQ چیک سواری اناؤنس کی اور بلڈنگ بھی اناؤنس کی کون سی بنانی ہے, اور اس کے پیسے بھی رکھے کتنے 5 کروڑ روپیہ خرچ آئے گا. مگر وہ 5 کروڑ ہم نے آزاد کشمیر کے بجٹ سے لینا تھا. تو وزیر موصوف صاحب نے یہ پیسے متاثرین کے اٹھا کے دیے, تو ہم نے کہا بنائے صحیح, اس پہ ہرڈلز ہم نہیں بنتے. اب وہ بھی پھڈا ہے
कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो 12 करोड़ कैसे मिलेंगे, वो काम रुका हुआ है। और उन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी यहाँ के जिम्मेदारान की, आपने देखना है, तो वो देखे ना जाके क्यों नहीं बन रहा। और उसके ऊपर आपने THQ इस्लामगढ़ अनाउंस किया, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्डिंग उनको दें, उनको बैठने की जगह दें, जबकि THQ जो RHC इस्लामगढ़ था, पिछले 4 साल से मैं लगातार मीरपुर सफ़र करता हूँ, आता हूँ, उसकी सामने वाली दीवार गिरी हुई है, वो नहीं बनी। और हमने THQ अनाउंस किया, अच्छी बात है, डॉक्टर भी आ गए, इसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो मकामी आबादी है उनको भी रास्ता देना चाहिए। अगर ये ग्रीन बेल्ट बन जाता है तो मकामी आबादी जो ख़ास तौर पर ये सादका आबाद है, इसका रास्ता बंद हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखेंगे? और दूसरी बात यह है कि इसमें आपने ये नहीं बताया कि जिस तरह मीरपुर में हुआ है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो डिमॉलिश की गई है, उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो अदालत ने ये फ़ैसला क्यों नहीं दिया साथ में, या किसी ने इस तरफ तहरीक क्यों नहीं की कि वो लोग, वो महकमे क्यों ज़िम्मेदार नहीं है, या उनको पेनल्टी डालनी चाहिए, उस महकमे को डालनी चाहिए कि जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ है वो उसको भरपाई करे। इस यहाँ पर भी यही है कि जब ये बन रहे थे, दुकानें बन रही थी या टाउन वगैरह बन रहे थे, तो उस वक्त जो है ये मुतलका जो अथॉरिटी है MDHA, इसके मुलाजमीन ने यहाँ पे रुकवाया क्यों नहीं काम? पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो सादकाबाद की आबादी है, इसका एक ही रास्ता एंट्रेंस का है, जो आबादी का है, और वो जो ही ये बनी 2 रोया सड़क उनको दे दिया गया और किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली, और वो रास्ता आज भी मौजूद है। ये सर्विस रोड बनने से या ग्रीन बेल्ट बनने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी मकामी आबादी का रास्ता ऑलरेडी बग़ैर किसी लगी लपटी के जब बनाया गया तो उस पर किसी ने भी कदगन नहीं लगाई और वो खुला हुआ है, वो आइंदा भी खुला रहेगा। अब दुकानें बनी हैं, उसकी सामने ये मिसाल है, मेरा ये कज़न है जिसकी ये दुकान भी है, देखें इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, ये सामने बनी है, जिसने प्लाजा बनाया है। तो महकमे की तरफ रजू किया प्लाजे वाले ने कि मुझे रास्ता दें, उन्होंने कहा ये रास्ता ग्रीन बेल्ट है और यहाँ भी एंट्री नहीं है, आप अपना रास्ता खुद छोड़ें और बनाएं। अगर नहीं बनाएंगे तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं, उसने बना लिया, ज़िम्मेदार है। इसलिए ये जो आगे जो भी कोई बनाएगा उसमें महकमा इसलिए नहीं रुकवा रहा कि महकमे की तो मदाखलत ही नहीं है। महकमा तो तब मदाखलत करेगा जैसे आप ये होगा, हमने मदाखलत कर दी कि ये कैसे सर्विस रोड बन रही है, क्योंकि महकमे का आपने जो मालिकीन है उनका तो इस पर इस्तेकाक ही नहीं है, क्योंकि मेंशन कर दिया उन्होंने कि ये जगह MDHA के इसके पीछे आप है, अपने रास्ते आप खुद छोड़ें। नहीं, यहाँ पे रास्ते बने। आपके जो मेयर हैं चकसवारी के, उनकी नालायकी और नाअहली है कि वो क्यों बनाने दे रहे हैं, उनके नीचे आता है, अगर वो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होती है तो वो करते हैं, तो ये जो बंद हुए हैं इसको भी खुलवाना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, उनकी अगर जिम्मेदारी नहीं है तो यहाँ पे बैठे हुए इंक्रोचमेंट के इंस्पेक्टर और दूसरे MDHA के, उन्हें कहें कि ये क्यों इस तरह किया जा रहा है कि नालियाँ बंद की जा रही हैं और पानी कल इस सड़क के ऊपर आएगा। तो ये भी महकमा जाती बात मौजूद है, और महकमे के ऊपर जो अदारे यहाँ पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है 2017 में कि इस पर वो अपना एक्शन लें और इस काम को ग्रीन बेल्ट में ही कन्वर्ट करके इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। सर ये